आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, अब तो 380 सीटों पर चुनाव निपट चुका है, लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की उन 3 सीटों पर जिस पर चुनाव हुए, विवाद हुए और उसके बाद इलेक्शन भी वहां पर अब तक हो चुका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं पल पल न्यूज़ के एडिटर नदीम अकरम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति, उनकी द्वारा लड़ी गई वो 3 सीटें और उनके साथ जुड़े हुए विवाद, क्योंकि वो मुसलमान हैं और मुसलमान वोटों पर जिस तरह से राजनीति होती है उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, इसी पर बात करेंगे। तो नदीम भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि 3 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, कैसे देखा और समझा जाए, क्योंकि एएमआईएम ही भारतीय जनता पार्टी को मसाला देने वाली पार्टी करार कर दी गई है। खुशबू, सबसे पहले अगर बात की जाए कि एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर जो चुनाव लड़ा है, सबसे पहले बिहार की किशनगंज की सीट, जहां से अख्तरुल इमान साहब चुनावी मैदान में थे। दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरी खुद हैदराबाद की सीट, और तीसरी जो है औरंगाबाद की सीट इम्तियाज़ जलील साहब की थी, जहां पर चुनाव जो हैं वो हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र जो था वो यही 3 सीटें थी। और आपने कहा कि मसाला देने वाली पार्टी जो है वो एआईएमआईएम बन गई है, पर इस चुनाव की बात अगर की जाए, जिस तरीके से रणनीति बना करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव को लड़ा है, वो यकीनन काबिले तारीफ कदम बन गया है। और कोई मसाला जो है वो देने का काम नहीं किया गया। मतलब आप अगर हैदराबाद की सीट की बात करें, आप किशनगंज और औरंगाबाद की सीट की बात करें, तो पूरे नेताओं का फोकस, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप हो, चाहे आप बात करें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की, सबका फोकस जो है वो इन्हीं 3 सीटों पर था कि कोई हारे कोई जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ से ओवैसी साहब की सीट नहीं निकलनी चाहिए इन तीनों जगह से। पर जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से जाना, कई लोगों से मैंने बात की जो वहाँ पर ग्राउंड फील्ड पर थे, और उनसे ये जाना कि आखिरकार क्या मिजाज है, तो उनका ये साफ तौर पर कहना था, किशनगंज की आवाम से मेरी बात हुई, कई लोग जानने वाले वहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भाई हमने हर बार जो है कांग्रेस को भी आजमा लिया है, हमने जो है हर बार खास तौर पर आजमाया है तमाम लोगों को, पर इस बार हम यहाँ से एक बार चांस जो है किशनगंज पर अख्तरुल इमान साहब को देंगे। और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला खास तौर पर था। त्रिकोणीय मुकाबले में ज़्यादातर कभी कभी फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है, क्योंकि उसी सीट पर आप देखें कि जेडीयू ने भी अपना उम्मीदवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, तो उनके उम्मीदवार थे वहाँ से। आप एआईएमआईएम की बात करें तो अख्तरुल इमान साहब थे वहाँ से, और जावेद जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ से सांसद हैं। पर जावेद साहब को लेकर के लोगों में खास तौर पर नाराज़गी थी कि हमने 5 साल पहले इन्हें चुना, पर इन्होंने हमें कभी देखा नहीं, कोई काम जो है वहाँ की आवाम के लिए नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ के नेता को चाहते हैं, ये नहीं कि वो कभी कभी दिखाने के लिए चेहरे चुनावी दौरान पर ही आए। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर किसी के घर में कोई इंतकाल भी हो जा रहा है, या किसी के घर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अख्तरुल इमान साहब जो हैं हर जगह जाते हुए खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमने ये खास तौर पर जानने की कोशिश की कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर भी यही माहौल जो है वो देखने को मिला, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि मसाला देने वाली पार्टी उकसाने की कोशिश की गई। हमने वो बयान भी लोगों के साथ में साझा किया, जहां पर खुद नवनीत राणा जो हैं वो वहां जाती हैं, माधवी लता जो हैं वो लगातार प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी, और वो बता रही थी कि 15 मिनट करते हैं, छोटे 15 सेकंड। तो उसका जवाब खास तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया कि मैं इस बार तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई मसाला देने वाला नहीं हूँ। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बड़े सलीके से बात की कि छोटे छोटे ये करते हैं, छोटे को मैंने रोक रखा है, अगर मैं छोटे को नहीं रोकूं तो फिर पता नहीं क्या होगा, बोलो तो उसको बैक पैक करने के लिए बोलता हूँ वो जाए। तो ये चीज़ें आवाम के इसमें जो है वो छाप छोड़ करके गई हैं, जिस तरह से चुनाव खास तौर पर लड़ा गया है हैदराबाद
हैदराबाद और किशनगंज में। नदीम भाई, इसी पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या लग रहा है कि ये तीनों सीटें एएमआईएम निकाल लेंगी, क्योंकि हर बार हर जगह राज्य से तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने में हमेशा एएमआईएम दिखाई दी। खासकर यूपी में अगर हम बात करते हैं, यूपी में महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों पर वो लड़ते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इस बात पर भी गौर करें कि उन्होंने बिहार में भी लड़ा था, लेकिन जब सीटें कटती हैं, वोट कटते हैं, तो उन्हें वोट कटुआ के नाम से उन्हें बार बार बोला जाता है, बार बार उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि इन जो 3 सीटों पर लड़ा गया है, क्या ये एएमआईएम तीनों ही सीटें निकाल पाएंगी? क्या लगता है, क्या आंकड़े कहते हैं? खुशबू, अगर बात की जाए कि इन 3 सीटों की, किशनगंज, औरंगाबाद और हैदराबाद में तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। बस अब ये महज औपचारिकता है कि कितने वोट, क्योंकि पिछली बार ओवैसी जो हैं वो तकरीबन 2.5 लाख वोटों से जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे थे। इस बार मार्जिन कितना बढ़ेगा ये भी देखने वाली बात है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला कि वोट परसेंटेज पिछली बार जो है कम हुआ था, मतलब वोट परसेंटेज कम हुआ तो जाहिर सी बात है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसका नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि 2014 में वो 3.5 लाख वोटों से जीते, इस बार 2.5 लाख वोटों से जीते। और अगर ये मार्जिन इस बार भी जो है वोट प्रतिशत जो है कम रहा है, हैदराबाद में कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने खास तौर पर ये महसूस किया। पर ये है कि हैदराबाद में कितने लाख वोटों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जीतेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और दूसरा जो किशनगंज की बात की जा रही है, किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है। चांसेस अख्तरुल इमान साहब के ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुकाबला वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में देखा गया था। एक आपका अख्तरुल इमान साहब, दूसरे जो हैं गठबंधन के प्रत्याशी जावेद साहब के बीच में महबूब आलम जो उनके प्रत्याशी थे, खासतौर पर जेडीयू के, वो पहले ही सरेंडर कर चुके थे कि अवाम में उनको लेकर के नाराज़गी थी। मुकाबला वहाँ पर 2 लोगों के बीच में है। अगर इधर वोट काटने में जेडीयू कामयाब होती है तो वो किसके वोट काटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुझे इस सीट पर जहाँ तक लगता है कि अगर कहीं दूसरे नंबर पर अख्तरुल इमान साहब रहते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर रहते हैं, ये चांसेस लोगों के जहन में ज़्यादा है। और अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो मुझे यकीनन ये मालूम है कि दोनों में से कोई एक पार्टी ये ज़रूर बोलेगी कि भाई अगर अख्तरुल इमान साहब या एएमआईएम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती तो हम आसानी से जीत जाते। रही तीसरी बात औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब का एक नारा था, कामदार, जो काम करने वाले नेता हैं कि उन्होंने काम नो डाउट कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा लोगों से काम किया है और लोगों के बीच में रहे हैं। पर वहाँ पर पिछली बार हमने ख़ास तौर पर देखा था कि गठबंधन था प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी से, तो एक समर्थन मिला था। इस बार प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। उधर से औरंगाबाद की सीट पे शिवसेना जो 2 भागों में बढ़ गई है, एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से भी उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ हमने देखा कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी उम्मीदवार थे। तो 4 उम्मीदवारों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि असमंजस में है औरंगाबाद की सीट, क्योंकि पिछली बार भी लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इम्तियाज़ जलील साहब जो हैं वो सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार खुद साथ में थे प्रकाश अंबेडकर साहब और हमने ये महसूस किया कि 2500 वोटों से पिछली बार जो है इम्तियाज़ जलील साहब जीते थे। इस बार मार्जिन क्या रहेगा, क्या आंकड़े बदलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जानना समझना ज़रूरी है कि मार्जिन क्या जाएगा जीत हार का, क्योंकि ये अंदाज़ा तय है कि 2 सीटें इम्तियाज़ जलील साहब, खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे। और अगर कोई इम्तियाज़ जलील साहब की गोटी सेट होती है या अवाम ने इम्तियाज़ जलील साहब को सराखों पर बैठाया होगा, तो नो डाउट कि 2 से 3 सीटें इम्तियाज़ जलील साहब की भी खेमे में आ सकती है। जो सबसे बड़ा सवाल इन चीज़ों को लेकर के खड़ा हो रहा है। लेकिन इसी में एक सवाल ये भी नहीं उठता कि इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है तो आवाम उन्हें हाथों हाथ लेगी, या फिर गोटी सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर आप आवाम के बीच हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। अब ओवैसी साहब की जो सीट है, हम उन्हें कह रहे हैं कि वो 100% जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो काम किया है ना, वो विरासत वाली सीट है।
पर उन्हें विरासत में जो सीट मिली, उस विरासत में भी उन्होंने आवाम को तरक्की देने का काम किया है। तो अगर आपको नहीं लगता कि अगर 5 साल के वक्त में इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाम के लिए, आवाम के साथ खड़े होकर काम किया होगा, तो उनको भी इस बात की ज़रूरत नहीं महसूस होगी? कैसे देखें इस बात को? जैसे कि आपने कहा कि विरासत वाली सीट है, विरासत वाली सीट आप बेशक से कह रहे हैं, विरासत में भी जो काम किया है ख़ासतौर पर हैदराबाद की सीट पर, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कैसे ओवैसी स्कूल्स बनाए गए, ओवैसी हॉस्पिटल्स बनाए गए। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि एक आरोप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर लगता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कभी हिंदुओं के खिलाफ देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मेरे को याद है कि कोविड के दौरान पर एक मंदिर के पंडित जी को बेड नहीं मिल रहा था, और जब उनको बेड नहीं मिला, तमाम सुविधा नहीं मिल पाई, बल्कि हिंदू हितैषी सरकार भी जब उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, तो एक कॉल सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास में गया और उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया। और आप सबसे बड़ा पॉइंट अगर इसमें देखें तो माधवी लता भी ये चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी, और माधवी लता जब वोट कैंपेनिंग के लिए जा रही थी, खासतौर पर हिंदू घरों में जा रही थी, हिंदू आवाम से जाकर के मिल रही थी, तो वो लोग खास तौर पर माधवी लता को अपने घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। तो दूसरी तरफ हमने चुनावी कैंपेन के दौरान ये भी देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के लीडर कहलाते हैं, पर मुझे ये साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि वो वहाँ की आवाम के, हिंदुओं के भी नेता बन चुके हैं। जहाँ वो गए तो उनका स्वागत किया गया शॉल उड़ा करके, जो तस्वीरें सामने आई, खुद पंडित लोग जो हैं वो साथ में आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। ये एक इम्पैक्ट जो है वो खास तौर पर जनता के बीच में गया, जो काम किया। दूसरा सवाल आपका रहा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने काम किया है तो आवाम उनके साथ जुड़ेगी। यहाँ इम्तियाज़ जलील साहब को काम के नाम पर ही वोट जितने बटोर पाएंगे वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर वोट काटने के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछली बार इम्तियाज़ जलील साहब 2500 वोटों से जीते थे। अगर मानिए कि प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी के उम्मीदवार 2500 वोट वो ले जाते हैं, तो 2500 वोट तो इम्तियाज़ जलील साहब के कटे, जिसमें फ़ायदा या तो एकनाथ शिंदे गुट को होगा या उद्धव ठाकरे गुट को होगा, या ये भी हो सकता है कि तीनों पार्टियां जो हैं बगले झांकते रह जाए। इम्तियाज़ जलील साहब चुनावी मुद्दे जो उन्होंने काम किए उसको भुना करके वोट पाले। ये चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं।